तो दोस्तों ठीक है आप लोग। दोस्तों हम आज बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस चीज़ की, बहुत खतरनाक चीज़ की, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हम जिसकी बात करेंगे वो है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब वैसे तो इसका नैरेटिव का मतलब कुछ और होता है, मगर आजकल इसको किसी और तरीके से यूज़ किया जाता है। तो नैरेटिव का मतलब होता है एक विचार, मतलब कैसे एक विचार या विचारधारा आपके दिमाग में धीरे 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 करके भरी जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है एक समाज के अंदर और एक देश के अंदर। तो यह जो नैरेटिव है वह अलग अलग तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है। जैसे अब एक नैरेटिव का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ये मानो कि कोई कहे कि साहब भारत तो एक गरीब देश है, ठीक है। अब ये नैरेटिव धीरे धीरे फैलाया जा रहा है कि बहुत सारे जो थोड़े से पब्लिकली सेलिब्रिटी हैं या जो थोड़े से ऊपर के पद पर हैं, भले वो मीडिया में हो या लिटरेचर में हो, किसी में भी हो, तो वो यह लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि वह धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज़ डालेंगे कि साहब भारत तो एक गरीब देश था। अब यह नैरेटिव कैसे और गलत नैरेटिव कैसे? अब आप मुझे बताइए, अगर भारत गरीब देश था तो ये जो मुगल भारत के अंदर आए या ये जो अंग्रेज आए, वो क्या झकमराने आए यहाँ पर? वो यहाँ पर भारत को लूटने आए। तो लूटा तो अमीरों को जाता है, गरीबों को थोड़ी लूटा जाता है। तो भारत कभी शुरू से गरीब देश था ही नहीं, ठीक है। तो ये एक नैरेटिव है। ऐसे ही नैरेटिव जो फैलाया जाता है वह किसी पर्टिकुलर किसी आदमी के विरुद्ध या पर्टिकुलर किसी चीज़ के विरुद्ध या किसी विचारधारा के विरुद्ध या आपकी संस्कृति, सभ्यता, किसी भाषा, इनके विरुद्ध आपके नैरेटिव फैलाया जाता है। अब जैसे कैसे फैलाया जाता है? अब जैसे आप हिंदी को देखिए, आप अब हिंदी के खिलाफ जो अपनी भाषा है, भाषा के खिलाफ आपने अधिकतर देखा होगा जो मूवीज़ के अंदर या आप जो ये सीरियल्स वगैरह होते हैं, आप हमारे हिंदी सिनेमा को देखिए, बॉलीवुड सिनेमा के अंदर, ठीक है। हिंदी से मैं एक बात नहीं करूंगा, हिंदी सिनेमा बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात करूंगा। साउथ के सिनेमा में हमेशा भाषा को और धर्म के लिए इज्जत होती है, वह इसको बहुत अच्छी तरह से पेश किया करते हैं। बॉलीवुड के अंदर वो हिंदी को कैसे प्रस्तुत करेंगे? आप कितनी भी पुरानी मूवियाँ देख लीजिए, आपको जो प्रॉपर हिंदी बोलेगा, शुद्ध हिंदी बोलेगा, वह हमेशा कॉमेडियन के रूप में ही उसको फिल्म में प्रस्तुत किया जाता है, होता है ना। और जो पंडित होगा, ये जो ब्राह्मण होगा, ये जो बड़े बड़े जो ये मतलब ये मंदिरों के पंडित वगैरह के किसी को भी बताएंगे तो वह अधिकतर आपको विलन के रूप में ही बताया जाएगा फिल्मों के अंदर। तो ये एक आपके दिमाग में धीरे धीरे नैरेटिव बिठाया जाता है। और अब जैसे आजकल ये सीरियल बनते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं आपको कि साहब जो भारतीय परिवेश में जो नारी है, जो सिंदूर भी लगाएगी, जो टीकी भी लगाएगी, जो मंगलसूत्र भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, वह अधिकतर उसी सीरियल में विलन का रूप निभाएगी। और जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न रहेगी, बिल्कुल जो भी कपड़े पहने, खैर वो अलग बात है, मगर जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न रहेगी वह हीरोइन रहेगी। तो वो जो भारतीय परिवेश में होगी उसको विलन बताया जाएगा। तो अब धीरे धीरे नैरेटिव क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होगी, उनके दिमाग में यही आएगी जो यार इस टाइप से जो होती हैं वह तो विलन होती है और वो मुझे ही परेशान करेगी। अब ये नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है धीरे 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 धीरे? अब ये भाषाओं के लिए नैरेटिव सेट किया जाता है, ये फिल्मों में नैरेटिव सेट किया जाता है। ऐसे ही जैसे एक नैरेटिव सेट किया गया था कि कैसे नैरेटिव सेट करता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप भारत की जो इतिहास है या भारत का जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यता है, उसके लिए भारत के लिए क्या कहा जाता है कि सब भारत तो आउटडेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो यह बताते हैं कि साहब जो नासा है, नासा ने हमें थोड़े सालों पहले, कुछ सालों पहले बताया कि सूरज की और पृथ्वी की दूरी इतनी है, उसको तब पता चला। और नासा ही हमें ये बताता है, अगर आप जो सबसे उत्कृष्ट है जो आप नासा को देख लो, तो ये हमें बताता है कि साहब फला फला दिन पर सूर्य ग्रहण होगा या फला फला दिन पर चंद्र ग्रहण होगा। तो वह बताता है कि साहब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि चांद, सूरज, पृथ्वी एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं, तो यह होता है। तो इन लोगों ने अभी डेवलपमेंट किया और अब ये हमें बताने लग गए। अब ये अपने आप को डेवलप बताते हैं, या जो नैरेटिव फैलाते हैं वो इनको डेवलप बताएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को कुछ नहीं आता था। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग हजारों सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा में तो इतने हजारों साल पहले से लिखा हुआ कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। अगर आप युग सहस्त्र और योजन को अगर जोड़ोगे आप, तो एग्जैक्ट उतनी दूरी होती है जितना नासा वाले बोलते हैं कि पृथ्वी की सूरज से दूरी है। और हमारे जो भारतीय कैलेंडर है, हमारे जो पंचांग है, हमारे जो ये ग्रंथ हैं, अगर आप इनको उठा के, कैलेंडरों को उठा के देखोगे तो उसमें तो पहले से पहले लिखा हुआ है कि फला फला दिन पर सूरज ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा। तो हमने तो कैलकुलेशन बहुत पहले ही लगा ली थी। जब हमने ये कैलकुलेशन कैसे लगाई? क्योंकि हमें पता था कि सूर्य के सौरमंडल में इतने ग्रह हैं और एक ग्रह की चाल इतनी है,
अब चाल का मतलब क्या है, गति का मतलब क्या है, जैसे पृथ्वी का जो एक साल होता है वह 365 दिन का होता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी सूरज के जो चक्कर काटती है वह 365 दिन में एक चक्कर काट पाती है। अब आप कहोगे साहब पृथ्वी तो रोज ही घूमती है, तो पृथ्वी यूं भी घूमती है और यूं भी घूमती है। मतलब ये है कि जैसे ये सूरज है और यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपनी ही कक्षा में यूं घूमेगी, तो 24 घंटे में तो वो यूं घूमती है एक बार, और जो इस सूरज के वो चक्कर काटती है उसको चक्कर काटने में उसको 365 दिन लग जाते हैं। तो यह इसकी कक्षा में एक दूरी पर घूमना है, और पृथ्वी 24 घंटे में अपने आप पे चक्कर काट पाती है। तो ऐसे ही सारे ग्रह ग्रह चक्कर काटते हैं। तो जब वो चक्कर काटते काटते जब वो कौन सा ग्रह किसके आमने सामने होगा, उस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। और आपने अधिकतर नोट किया होगा कि हमको तो ये पहले से पता था कि जब ग्रह की बात होती है तो चंद्रमा का नाम नहीं आता उसके बीच में, क्योंकि हमें पता है कि चंद्रमा एक सैटेलाइट है, वो पृथ्वी का पर्सनल सैटेलाइट है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसमें नहीं जाऊंगा, मगर हम लोगों को ये पहले से पता था। हम लोगों के जो पूर्वज थे वह इतने पढ़े लिखे थे, इतने ज्ञानी थे वो लोग, कि हम लोगों ने इनके लिए तो पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं हमारे पास, कि हमें पहले से पता था कि सूरज कितनी तेज चलता, सूरज कहाँ पे रहता है, चंद्रमा कितनी तेज चलता है, पृथ्वी कितनी तेज चलती है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। हम एग्जैक्टली बता पाते हैं कि कब अमावस्या कब पूर्णिमा। तो हम लोग पढ़े लिखे थे, मगर नैरेटिव क्या किया गया कि जो हिंदुस्तान की है तो गंवार है, तो आउटडेटेड है, ये तो ओल्ड फैशन है। तो यह नैरेटिव किया जाता है देश। अब जैसे एक नैरेटिव क्या अभी जो आजकल लोग बोल रहे हैं कि सब अडानी ने, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि नैरेटिव कैसे पैदा किए जाते हैं, कैसे हमारे दिमाग के अंदर आधी इन्फॉर्मेशन देके सोच हमारे दिमाग में डेवलप की जाती है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन आजकल बोल रहे हैं कि सब अडानी ने बॉम्बे का एयरपोर्ट खरीद लिया। अब ये बिल्कुल सही बात है कि अडानी ने बॉम्बे का एयरपोर्ट खरीद लिया, मगर आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है, उसके आगे आपको नहीं बताया गया। जबकि सच ये है कि अडानी ने बॉम्बे का एयरपोर्ट तो खरीदा है, मगर वो जिस कंपनी से खरीदा है वह विदेशी कंपनी है, और उस विदेशी कंपनी को किसने बेचा? 2008 में कांग्रेस सरकार ने बेचा। अब आपको यह कोई नहीं बताएगा कि 2008 में कांग्रेस सरकार को उस विदेशी कंपनी, कांग्रेस सरकार ने उस विदेशी कंपनी को वो एयरपोर्ट बेचा, और अब आपके ही देश के एक आदमी ने वो एयरपोर्ट वापस खरीद लिया। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, गर्व होना चाहिए कि हमारी चीज़ को हमारे किसी देश के लोग, किसी इंसान ने वापस खरीद लिया। मगर इसको उल्टे नैरेटिव से दिखाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही एक नैरेटिव क्या है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार थे और लड़ रहे थे, तो एक नैरेटिव बिठाया गया कि सब प्रधानमंत्री तो एक विशेष जाति से, विशेष धर्म के खिलाफ है, अगेंस्ट है, और वो बहुत भयंकर तरीके से नैरेटिव फैलाया गया। मगर आपने भी देखा होगा कि 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी की कोई भी एक भी स्कीम ऐसा किसी भी विशेष जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं आई, वह सबके लिए समानता ही होते हैं। उन्होंने जो गैस उज्ज्वला में गैस बांटे या जो गरीबों को घर दिए, वो मेरे हिसाब से समान तरीके से दिए, गरीबों के आधार पर दिए थे। तो यह नैरेटिव फैलाया जाता है हमारे देश में, हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए, हमारे ही जो जनरेशन को खराब करने के लिए। तो दोस्तों यह नैरेटिव बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, खतरनाक चीज़ है। जो बड़े बड़े जो इस्टेब्लिश लोग हैं ना, वही यह नैरेटिव फैलाते हैं। में ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब ये प्रथा खराब है, ये फलाना खराब है, ये ढिमका खराब है। ठीक है, प्रथाएं लोग ही बनाते हैं, प्रथाएं भगवान नहीं बनाते, प्रथाएं लोग बनाते हैं। अगर कोई गलत प्रथा होती है तो उसको चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ब्रह्मांड में कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा है, तो पृथ्वी में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इंसान के, जब आप और मुझ में ही कंटिन्यू परिवर्तन होता है, जब हम पैदा थे जब कुछ और थे, आज हम कुछ और हैं, 10 साल बाद कुछ और होंगे, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो समय के साथ साथ चीज़ों के अंदर रूढ़िवादी जो परंपराएं होती हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए। मगर जो नैरेटिव है जो बहुत ही खतरनाक है, जो विचार होते हैं, जो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए दूसरे देश विचारों को थोपते हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ लोगों के द्वारा। ये क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता था, जो लड़ाइयाँ होती थी कि उसने उसको मार दिया, उसने उस पर युद्ध किया। आजकल क्या है, शीत युद्ध होते हैं। शीत युद्ध अब दूसरे तरीके से नैरेटिव में बदल गए। क्या करोगे आप, आपको किसी से जीतना है तो या तो आप उसको कमज़ोर कर दो या उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाओ। तो देश दोनों में काम करते हैं, दूसरे देश कि उससे ताकतवर बनने में भी काम करते हो और अंदर ही अंदर उसको खोखला कर दो। अब आप उसको खोखला कैसे कर सकते हो, आप उसके क्या बोलते हैं, जो उसकी जो संस्कृति है, जो उसकी सभ्यताएँ हैं, जो उनकी जो ताकत है, मान्यताएँ, ठीक है, आप उनको मिटा दो, आप उनको धीरे धीरे खोखला कर दो। जो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप फिर ताकतवर कैसे रहोगे। तो किसी भी देश की ताकत उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति ही होती है।
जिस देश में कोई सभ्यता, कोई संस्कृति नहीं है, वह बिल्कुल ताकतवर नहीं होता। हमारा इतिहास ही हमारा ताकत है। तो उसको हमेशा सजो के रखिए और उसके लिए हमेशा काम कीजिए। और जो गलत नैरेटिव है, अगर आपके पास कहीं पर आते हैं तो उसके बारे में जानकारी कीजिए, उसके बाद में उस चीज़ पर बिलीव कीजिए। अब जैसे मैंने आपको कुछ बताया, अब अधिकतर 99% लोग क्या करेंगे, मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे, या मगर मैं ये कहता हूँ कि आप इसके क्रॉस चेक कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ओशो है, अब ओशो के कई वीडियो आपने देखे होंगे, उसकी आवाज़ ही आती है, ठीक है, और कईयों में वो बोलते हुए भी बताते हैं, फोटोज बताते हैं। अब अधिकतर उसके फर्स्ट, अगर जब आप ओशो के फर्स्ट जो सुनोगे ना, आपको लगेगा कि यार ओशो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, ये प्रैक्टिकल है, परफेक्ट बंदा। मगर अगर आप ढंग से ओशो के बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि यह तो परमता से अध्यात्म में विश्वास करता है, इसकी सारी बातें आध्यात्मिक होती है, भौतिकवादी से परे है वो। मगर आपको लगेगा, ऐसे ही कई लोग होते हैं जो बहुत सेलिब्रिटी होते हैं, वो कुछ दिखाने के लिए आपको कुछ आपके सामने कुछ बोल देते हैं और आपकी क्या सेट हो जाती है दिमाग में कि यार ये बंदा तो सही बोलता है, यार ये बंदा सही करता है, तो आप उसकी बात, हर बातों पे यकीन करने लग जाते हैं। देखिए इंसान है, भगवान थोड़ी है। इस दुनिया के अंदर परफेक्ट तो सिर्फ भगवान ही होते हैं। जो पैदा हुआ है माँ की कोख से वह इंसान है और वह गलतियाँ करता है। हो सकता है कई आदमी अच्छे होते हैं, कई आदमी बुरे होते हैं, मगर किसी भी इंसान की हर बात पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं मेरी बात करूँ, अब मुझे किसी चीज़ में नॉलेज है, किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है, मेरी पर्सनल भी है, मैं तो भौतिकता ही तो जी रहा हूँ, मैं कोई अध्यात्मिक जीवन थोड़ी जी रहा हूँ। तो मुझे किसी चीज़ से पर्सनली कुछ अच्छा भी हो सकता है, किसी चीज़ से द्वेष भी हो सकता है। तो जिससे मुझे प्यार है उसके लिए तो मैं थोड़ी अच्छा ही बोलूँगा, और जिससे द्वेष है उसके लिए मैं कोशिश करूँगा, फिर भी मेरा द्वेष कहीं ना कहीं तो छलकेगा। इसलिए आप किसी भी की भी बातों पर 100% विश्वास ना करें, अपना दिमाग लगाएं। कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उसके बारे में पहले तथ्य तक जानें, उसके बाद में उस पर अमल करें। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।